और नामों से अंदाजा हो रहा है। और विजय राठौर क्रिप्टो, विजय राठौर जी हैं, लीडर हैं इनोवेशन फैक्ट्री के। और एक भाई ने उमर खान ओके भी लिखा हुआ है। और अशरफुल हुदा जी हैं राजस्थान से। और शिवेश कुमार जी हैं, बड़े लीडर हैं इनोवेशन फैक्ट्री के और एंटरप्रेन्योर हैं। और नॉलेज रखते हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है इनकी ब्लॉकचेन के वाले से और क्रिप्टो करेंसी के वाले से ओवरऑल भी। और इनोवेशन फैक्ट्री की भी जान है, बिल्कुल आगाज के दिनों से ज्वाइन कर रखी है। और कैलाश कुमार जी हैं, रूपचंद जी हैं, और मुस्तफा दावर जी हैं, शाहिद खान साहब हैं, संतोष हैं, शिवम शर्मा जी हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं। तो आप सबका वेलकम है आज के इस सेशन के अंदर, जिसका टॉपिक है सीक्रेट्स, सक्सेस ऑफ सीक्रेट्स। आई थिंक ये इसका टॉपिक है। और नॉर्मली क्या होता है कि हम हमारे दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि जब कोई बात सीक्रेट है तो उसको इतना पब्लिक करने की क्या जरूरत है। अगर कोई सीक्रेट है तो भाई अपने तक रखो। तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है नॉर्मल जिंदगी की यही प्रैक्टिस है। ये जो हमारा बिजनेस है थोड़ा सा अजीब सा है, थोड़ा सा अलग है। इस वजह से थोड़ा अजीब और अलग है कि जो दुनिया में नॉर्म्स होती हैं, जो चीजें नॉर्मल मानी जाती हैं, यहाँ पर थोड़ा सा वो एबनॉर्मल कंसीडर की जाती हैं, या जो चीजें हम यहाँ पर कर रहे होते हैं आम जिंदगी में वो एबनॉर्मल मानी जाती हैं। मिसाल के तौर पे, अमूमी तौर पे कोई शख्स कामयाब हो जाए तो वो कोशिश करता है कि वो अपनी कामयाबी के राज को छुपाए, ये सोचकर छुपाए कि ये ह्यूमन साइकी है या साइकोलॉजी है, कुछ भी ऐसा है कि हम चाहते हैं कि अपनी कामयाबी के राज को छुपाएं। कोई एक वक्त आता है जब हम उसको शेयर करना चाहते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग उस कामयाबी के राज को छुपाते हैं इसलिए कि दूसरे कामयाब ना हो जाएं। मेरे इसी राज को जानते हो, आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द में अगर कोई शख्स कामयाब है, आप उसके पास बैठेंगे, वो आपको कहेगा बस ये बस हो गया है, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया था बट हो गया है। या अगर आपका कोई एक दोस्त है जो कनाडा सेटल हो गया है, इफ यू वांट टू आस्क यार कहाँ से स्टार्ट किया था, यानी शुरू कहाँ से किया था, एप्लीकेशन कैसे पुट की थी, तो आप देखेंगे कि वो आपको इस टॉपिक पे अवॉइड करने की कोशिश करेगा। बस बस मेरा कोई था जानने वाला, बस उसी ने सब कुछ कर दिया, मुझे नहीं पता एप्लीकेशन कहाँ से आई थी, कहाँ से मैंने मेडिकल टेस्ट किया था, कहाँ से मेरी वेरिफिकेशन हुई थी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस उसने कहा जाओ जा करके एम्बेसी में फिंगरप्रिंट कर दो तुम्हारा हो गया। तो मतलब आपको बाईपास करके या शॉर्ट करके, और उसके पीछे लॉजिक ये होती है कि कहीं ना कहीं जो है वो ख्वाहिश रहती है कि यार ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस शेयर ना हो। मुझे याद है मेरे एक दोस्त हैं, अगर शायद हो सकता है ये बात उन तक पहुंचे, कनाडा में है, इलियास शाहान, 10-12 साल हो गए। तो वो मुझे कहते हैं जब मैं नया नया वहां पहुंचा, तो जब मैं किसी फॉरेनर से मिलता था तो वो मेरे से अच्छा मिलता था, यानी जो फ्रेंच थे, क्योंकि कनाडा में भी नेटिव्स लोग नहीं है, जैसे यूएई के अंदर नेटिव्स थोड़े से हैं। अगर 1 करोड़ लोग दुबई में रहते हैं तो इसमें से 90 लाख से ज्यादा लोग एक्सपैट्स हैं, दूसरे मुल्कों से आए हैं, लोकल आबादी बहुत थोड़ी है, 10% है, इससे भी कम। तो इसी तरह कनाडा के अंदर भी जो है वो लोकल कैनेडियन जो वहां के बोर्न है, देयर आर नो वन इज लोकल कैनेडियन, एवरीवन हैव माइग्रेटेड। कोई फ्रांस से गया है, कोई अमेरिका से गया है, कोई इंडिया से गया है, कोई बांग्लादेश से गया है, कोई दुबई से गया है, कोई यूरोप से आया है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया है, कोई पाकिस्तान से गया होगा। तो वो जो है वो वहां पर वो भी एक्सपैट्स वाला फुल ऑफ एक्सपैट्स कंट्री है। तो कहते जब मैं मिलता था यानी किसी ऐसे लोगों से जो पहले से 100-200 साल से रह रहे हैं वहां पे, तो दे मुझे अच्छे अंदाज में मिलते थे। लेकिन जब मैं किसी अपने देसी भाई से मिलता था तो वो मुझे देखकर ऐसी उसका एक्सप्रेशन आता था कि तू किਵੇਂ आ गया, यानी तुम कैसे पहुंच गए भाई यहाँ पे। तो ये है कि हम मतलब सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो है वो हम हाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस की नेचर ये है, हमारे बिजनेस का तकाजा ये है, हमारी तरबियत का तकाजा ये है कि हम वो शेयर करें कामयाबी के वो राज, या कह ले कामयाबी का वो तरीका, या जिस पैटर्न से आपको सक्सेस मिली है वो पैटर्न शेयर करें, क्योंकि हम ये चाह रहे होते हैं कि और लोग भी कामयाब हों। हम इसलिए थोड़ा सा दुनिया से हटके हैं, तो ये अच्छी बात, ये बुरी बात नहीं है। दुनिया से इस अंदाज में हटना कि आप बेहतर कोई चीज सोचें, बेहतर कोई चीज करें, मैं समझता हूं कि ये एक आजाज और अच्छी बात होती है, ना कि उसको हाइड कर लेना। तो इस बिजनेस में, नेटवर्क के बिजनेस में, क्रिप्टो के बिजनेस के अंदर आप अपनी जो है वो अपनी कामयाबी का राज, या जिस तरीके से आपने सक्सेस ली है, या अपनी सक्सेस की स्टोरी को आप पब्लिक करें या शेयर करें, तो उससे ये होता है कि आपके लिए बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पायरेशन बन जाते हैं। आप ऐसी जिंदगी का जरा तसव्वुर कीजिए जहां पर आप दूसरों के लिए इंस्पायरेशन हो, जहां पर आप दूसरों के लिए एक सक्सेस स्टोरी हो, जहां पर आप दूसरों के लिए एक वजह हो कि वो भी ख्वाब देख सकें आप जैसा बनने का, वो भी ख्वाब देख सकें उतनी बड़ी कामयाबी का जितनी बड़ी कामयाबी आपके पास हो। तो ये आप सिर्फ इमेजिन करें तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मानी जाएगी, क्योंकि हमारा एक अलमिया हो चुका है ओवरऑल
और मैं अपने क्योंकि हर बंदा अपने नॉलेज की या अपने इल्म की बुनियाद पे बात करता है। अब हर बंदे, किसी का भी नॉलेज जो है वो पूरी कायनात का नॉलेज तो किसी के पास भी नहीं हो सकता। यानी वो जो है वो आपके अपने तजर्बात, आपके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट, आप जहाँ रहते हैं, जहाँ मिलते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, जिनके बारे में आपने पढ़ा है, जिनसे आपने सुना है, उस एतबार से आपका एक्सपीरियंस होता है। किसी का थोड़ा होता है, किसी का ज्यादा होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये बता रहा हूँ कि जो हमारी गैदरिंग कह लें या हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके अंदर जो है ये चीज थोड़ी सी जो है वो ये आदत पाई गई है कि हम जो चीजें हमें मयस्सर हैं, जो चीजें हमें अवेलेबल हैं, उनकी बिल्कुल भी हम कदर नहीं करते, परवाह नहीं करते या उन पर गौर नहीं करते। और जो हमारे पास नहीं है, हमारी 100% कॉन्सेंट्रेशन वहां चली गई। जबकि लॉजिकली ये होना चाहिए कि जो चीज मेरे पास दस्तयाब है, जो मुझे अवेलेबल है, मैं, मेरी ख्वाहिश थी 100 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल पैसों में ही बात कर लेता हूं, और मेरे पास है 70 रुपए, तो मेरा 100% फोकस 30 रुपए पे है। और मेरा 70, वो जो 70 रुपए हैं जो कि मेरे पास हैं, मैं उनके लिए ना शुक्रगुजार हूं, ना मैं उस पर गौर करता हूं कि ये मेरे पास है। और ये जिंदगी के हर पहलू पे आप रखेंगे तो हम देखेंगे कि हम इस हवाले से, अगर मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूं ना शुक्रेपन का, तो वो हमें बढ़ता चला जा रहा है, दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज करता चला जा रहा है। हम इस बात के लिए शुक्रगुजार नहीं कि हमारे पास आंखें हैं, हम इस बात के लिए गमगीन हैं कि मेरे पास वर्साची की ऐनक लेने के पैसे नहीं, जो 4,000 दिरहम में आते हैं ग्लासेस। और मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार नहीं कि मेरे पास दो पाँव हैं जो सेहतमंद हैं, जिनसे मैं चलता हूं, लेकिन मैं इस बात के लिए जरूर उदास हूं कि मेरे पास जो है वो नेक्स्ट के शूज नहीं हैं, या मेरे पास किसी बड़े ब्रांड के शूज नहीं हैं। मैं इस बात के लिए शुक्रमंद नहीं हूँ, शुक्रगुजार नहीं हूँ कि मैं एक तंदुरुस्त जिस्म रखता हूँ। मगर मैं इस बात के लिए शायद गमगीन हो जाऊं कि यार फलां बंदा तो एलवी पहनता है और मैं एलवी नहीं खरीद सकता, या एलवी के पैसे मेरे पास नहीं है। और ये ब्रांड की बात छोड़ते हैं, बाजुकात हम छोटी छोटी बातों पे भी उदास और परेशान हो जाते हैं कि यार वो देखो, हर हफ्ते में जो है वो कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में खाने चले जाते हैं, और मुझे महीनों गुजर जाते हैं, मैं नहीं जाता। तो हम, जो चीज मौजूद है, शेख सादी जो है एक बुजुर्ग हैं, उनका एक कॉल है कि दांत जो हैं वो मालिक की नेमतें खा खा कर टूट गए, लेकिन जुबान जो थी वो नाशुक्र गुजारी पे कायम रही, वो उसकी तरफ से शुक्र नहीं आ सका। तो ये हम बाजुकात है कि उन चीजों को जो हमारे पास दस्तयाब है नहीं देखते। तो हमारे पास जो है जो शुक्र अदा करना है, या जो हम जो चीजें दस्तयाब हैं, जो वसाइल दस्तयाब हैं, उनके ऊपर अगर फोकस करें, कंसंट्रेट करें, तो मैं समझता हूं कि कामयाबी हमारे लिए आसान हो जाती है, इजी हो जाती है सक्सेस को लेना। और यही मैं आज थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले चंद एक चीजें, दो बड़ी चीजें हैं, ताकि जिनको अगर कहीं जाना है उनके लिए टू दी पॉइंट कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो, तो मैं एक दो चीजें इंपॉर्टेंट वाली बताता हूं, फिर हम आगे अपने टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहली तो आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, ये उन तमाम लोगों के लिए जो BFIC गोल्ड नेटवर्क से जुड़ चुके हैं या आजकल में जुड़ने वाले हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज ये है कि एक प्रमोशन आ रही है, जो आज रात में कहीं अनाउंस होगी, और रात को 12:01 से वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो एक प्रमोशन आ रही है, वो आपको थोड़ी देर में जो है वो अनाउंसमेंट मिल जाएगा, ऑफिशियली भी मिल जाएगा, और शायद उमर खान साहब भी उसको अनाउंस कर देंगे। तो एक तो ये है कि एक प्रमोशन आ रही है, उसकी तैयारी करिए, उसको पूरी तरह से अवेल करने के लिए, और वो आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत बेनिफिशियल हो सकती है अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। क्योंकि जो प्रमोशंस होती हैं ये भी कहीं ना कहीं वो एक टूल का काम करती हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक, समझ लें कि एक टास्क मिल जाता है, टारगेट मिल जाता है। आपने देखा होगा नॉर्मली जो है वो बहुत सारी कंपनीज वर्ल्ड वाइड, ये सिर्फ नेटवर्क की कंपनीज या क्रिप्टो की कंपनीज का कॉन्सेप्ट नहीं है, इन जनरल कॉन्सेप्ट है कि जब हम कुछ एडिशनल करें तो हमें कुछ एडिशनल मिले, तो हम उसके लिए फिर तैयार हो जाते हैं। तो एक तो खुशखबरी ये है कि देयर इज अ प्रमोशन कमिंग, जो कि थोड़ी देर बाद अनाउंस हो जाएगी। और दूसरा जो है, एक और गुड न्यूज ये है कि आपके पास है BFIC गोल्ड, और अगर आप स्टेक कर चुके हैं तो जब आप को बेचना होता है तो आप नॉर्मली एक्सचेंजेस पर जाते हैं जहां जहां BFIC गोल्ड अवेलेबल है, और उन एक्सचेंजेस पर आप जो है वो उसको सेल करते हैं BFIC के पेयर में।
और फिर BFIC को बेच के आप USDT लेते हैं, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। इसी तरह जब हमें BFIC गोल्ड चाहिए होता है, अभी तो हमने रिवॉर्ड बेचने की बात की, जब हमें खरीदना होता है कॉइन BFIC गोल्ड का, तब भी हम एक्सचेंजेस पर जाते हैं, उन तमाम एक्सचेंजेस पर जहां पर BFIC अवेलेबल है। तो हम वहां से BFIC बाय कर लेते हैं और उस BFIC से जो है BFIC गोल्ड बाय करते हैं। तो गुड न्यूज कह लें आप, या एक नया स्टेप कह लें आपके जर्नी में, एक नई चीज कह लें, वो ये है कि आ, अगले कोई 1 से 2 दिन के अंदर, या शायद इससे भी पहले, इसकी भी प्रॉपर अनाउंसमेंट आ जाएगी। USDT के साथ BFIC गोल्ड का पेयर आ रहा है, और वो 1 बाय 1 डिफरेंट एक्सचेंजेस पर शुरू हो जाएगा। सबसे पहले किस एक्सचेंज पर आ रहा है, इसकी अनाउंसमेंट भी इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर ही करेंगे, और USDT का पेयर अवेलेबल हो जाएगा। तो फिर ये एक कन्वीनियंस आ जाएगी, वो किसी भी एक्सचेंज पे होता है। आई डोंट नो एक्चुअली एग्जैक्टली राइट नाउ, मुझे सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन थी कि USDT का पेयर जो है वो लाइव होने जा रहा है, किसी एक एक्सचेंज पर पहले होगा। हो सकता है कल में हो जाए, हो सकता है आज ही में हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए, तो उसकी अनाउंसमेंट आपको कंपनी ही देगी। लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि USDT का पेयर लाइव होने जा रहा है। उससे सहूलत क्या निकलेगी कि हम एक स्टेप से बच जाएंगे, और चीजें थोड़ी सी और वाजिया हो जाएंगी। नॉर्मली ये होता है कि मैंने बहुत सारे दोस्तों से सुन रखा है कि जब एक्सचेंज पर उसको कॉइन को सेल कर रहे हो, प्राइस जो है वो बाजू का 2.8 2.85 हाई प्राइस दिख रही होती है BFIC गोल्ड की। आप सेलिंग के लिए फिर जब कन्वर्ट करते हैं उसको BFIC के अंदर, और फिर BFIC को सेल करते हैं, तो जब एंड रिजल्ट निकलता है तो वो 2.5 मुश्किल से बन रहा होता है, 2.45 बन रहा होता है, 2.55 बन रहा होता है। लेकिन आप सोच रहे होते हैं यार अभी तो 2.77 था। तो वो एक मैकेनिज्म जो है BFIC का बाय होना सेल होना, क्योंकि उसका पेयर सिर्फ एक के साथ था। तो अभी USDT का फायदा ये होगा कि अगर आप वहां पर प्राइस देख रहे हैं $3 का, तो विच मीन्स कि आपके ऑर्डर प्लेस होने में, ऑर्डर उठने में जो टाइम लगा, उस टाइम के अंदर एक समझ लें माइक्रो सेकंड ही कह लें आप, उसके अंदर वो ट्रेड आपकी हो जाती है। तो आप जितनी प्राइस पे देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉइन्स में होता है, क्योंकि टाइम इतना नहीं लगता, सेकंड ही लगता है, और सेकंड से भी कम लगता है। तो उससे ये होगा कि आपके लिए थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि मैं 100 कॉइन्स बेचने के लिए जा रहा हूं। जो आपको रिवॉर्ड डेली आता है, आपको पता ही है मल्टीपल टाइप के रिवॉर्ड आते हैं। तो जो रिवॉर्ड डेली आता है, उस रिवॉर्ड को सेल करने के लिए जब आप जाते हैं तो आपको क्लियर पता होता है कि अगर मैं $3 देख रहा हूँ, 100 कॉइन बेच रहा हूँ, तो ये 300 के ही बिकने चाहिए। 300 के बिक गए, या उस ड्यूरेशन के दौरान 301 के हो गए, या 299 के हो गए, लेकिन आपको पता है कि ये वही मार्जिन होता है। जितनी देर में आपका ऑर्डर लगा, किसी और का ऑर्डर आ गया, तो ऐसे में करके इतना सा फर्क पड़ता है। वो बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिस है उसमें हम BFIC गोल्ड को सेल करते हैं तो BFIC मिलता है, और BFIC को फिर सेल करते हैं तो USDT मिलता है। तो उसकी प्राइस कन्वर्जन उसके साथ, और उसकी उसके साथ, इस तरह थोड़ा टाइम भी लगता है, थोड़ा कैलकुलेशन में भी हमें उतना अच्छा समझ नहीं आ पाता। तो ये जरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा हमारे लिए, सबके लिए, जब हम उसको सेलिंग कर रहे हो और इवन जब बाइंग कर रहे हो उस वक्त में भी। तो ये दूसरी बड़ी न्यूज थी। तीसरी एक अहम बात थी जो आज शेयर हुई है, डिफरेंट जगहों पे इस हवाले से हाईलाइट हो रही हैं चीजें, ग्लोबली इस पे आर्टिकल्स भी चल रहे हैं कि BFIC जो है, जो कि नेटिव चेन है, ब्लॉकचेन है, उसके हवाले से था कि उसका जो टोकन है, उसका जो क्वाइन है BFIC, वो दूसरा बड़ा क्वाइन है BTC के बाद, जितने इतना मैसिव जो क्वाइन था वो रिवॉर्ड की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो सेकंड लार्जेस्ट क्वाइन कह सकते हैं आप इसको, या दूसरा बड़ा क्वाइन कह सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव बात थी कि दुनिया ने इस एंगल से भी देखना शुरू किया है कि आपने रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए, और इसका फायदा क्या होता है कि मैसिवली आप डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाते हैं। जब मैक्सिमम सप्लाईज लोगों के पास होती हैं, तो वो मैक्सिमम उतना ही डिसेंट्रलाइज होता है। और प्राइस का फॉर्मूला वो आप सबको पता है, वो किसी के इख्तियार की चीज नहीं होती, उसमें कोशिश कर रहे होते हैं लोग भी, कम्युनिटीज भी, क्वाइन के होल्डर्स भी। यानी आज अगर सारे लोग BTC बेचना शुरू कर दें, तो आप क्या समझते हैं BTC की प्राइस क्या होगी? मैं बता सकता हूँ, $2 इज वेरी इजी। अगर सारे बेचना शुरू कर दें तो वो 62,000 या 64,000 वाला BTC $2 का भी हो सकता है। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं होगी। बट बिकॉज सम पीपल प्रेफर टू बाय, सम पीपल प्रेफर टू होल्ड, सम पीपल प्रेफर टू सेल, इस वजह से ये होता है कि प्राइस जो है वो आपका अच्छा, बेहतर या बुरा हो सकता है। 69,000 पे BTC, और फिर BTC 14,000 पे, 14,000 पे, यानी जान ही निकल गई उसकी 400% नीचे। और फिर BTC वापस 68,000 पे। इट टुक ईयर्स, साल, हाँ साल लगे। बट डिपेंड इसी पे करता है कि जब लोग बाइंग कर रहे हो, जब सेलिंग कर रहे हो, तो उसमें कम्युनिटी मिलके, होल्डर्स मिलके, लोग मिलकर
कंपनी मिलकर, लीडर्स मिलकर उस कॉइन की वैल्यू और वर्थ क्रिएट करते रहते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि उसकी वैल्यू रहे, लोग उसको बाय करें और उसकी प्राइस में अप्रिसिएशन हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके बाद अब हम नॉर्मल टॉपिक की तरफ आते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आपको और हम सबको बुनियादी किस्म का कुछ नॉलेज, कुछ नए दोस्त भी हमारे साथ जुड़ते हैं और उनके आते ही आगाज जो होता है वो सीधा ही किसी क्रिप्टो या बिटकॉइन या बीएफआईसी गोल्ड या बीएफआईसी या सोलाना या किसी एक्सवाईजी की तरफ चले जाते हैं और बेसिक्स नहीं पता होते। तो इसलिए बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है। हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए ताकि जब हम किसी जगह पर बैठें या किसी गुफ्तगू में हिस्सा लें या कब किसी को गाइड करें तो उसको बेसिक कॉन्सेप्ट दें। तो इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट में आपको करना चाहूंगा। सबसे पहले ये समझ लें कि ब्लॉकचेन का मतलब होता है कि ये एक सॉफ्टवेयर है। और ब्लॉकचेन को और आसान करूं तो ये सॉफ्टवेयर भी क्या है, ये एक डेटाबेस है, ये एक रिकॉर्ड है। यानी जिस तरह आप किसी भी, फॉर एग्जांपल लैंड है तो जमीन का रिकॉर्ड रखा जाता है दुनिया के हर मुल्क में कि ये इस एरिया में इतनी लैंड, इसकी मलकियत फलाने के पास है। या गाड़ियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कि इस वक्त इस शहर में या इस मुल्क में इतनी गाड़ियां हैं और ये इस बंदे के नाम पे हैं और ये नंबर इन गाड़ियों को एलोकेटेड है। तो इस तरह से ये एक रिकॉर्ड रखा जाता है। इसी तरह ब्लॉकचेन एक सॉफ्टवेयर है, इसकी सिर्फ, और ये एक डेटाबेस है होगा। इसकी क्वालिटी क्या है कि इस वाले सॉफ्टवेयर को या इस डेटाबेस को इस तरह से डिजाइन किया है एनक्रिप्शन को यूज करते हुए कि इनके कोड्स को ब्रेक नहीं किया जा सकता, इसको एडिट नहीं किया जा सकता। यानी ये इस तरह का सॉफ्टवेयर है जहां आप एक दफा लिख देंगे ना कि ये लैंड फलाने की हो चुकी है, तो कोई इसको मिटा के, कोई पिछले सफे पे जाके, कोई कंप्यूटर में जाके एडिट नहीं कर सकता। ये वो है, ये वो डेटाबेस है जिसको एडिट नहीं किया जा सकता। बस ये क्वालिटी है जो इसे ब्लॉकचेन बना देती है। वरना ये आम डेटाबेस की तरह किसी भी कंपनी का, आप को कंट्री है जिसमें लोगों के आईडी कार्ड्स का या आधार कार्ड्स का डाटा रखा जाता है, वो एडिटेबल है, उसको एडिट किया जाता है। और उसकी एडिटिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप सिस्टम में एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एडिटिंग नहीं होती, एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है, जिसका मतलब ये होगा कि अगर कोई ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांसफर हो गई है तो वो हो गई है, उसमें ये नहीं होगा कि गलती से हो गई। हाँ, उसमें वापस हो सकती है कि आप जो है उसको वापस खुद करे कोई बंदा तो वापस होती है। अदरवाइज ये सिस्टम में बैठा कोई बंदा नहीं उसको एडिट कर सकता, इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज कहा भी जा सकता है कि इसमें कोई अथॉरिटी नहीं होती जो उसको एडिट कर सके, बनाई ही नहीं गई। तो ब्लॉकचेन एक्चुअली जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो ऐसे कोड्स या ऐसा सॉफ्टवेयर है या ऐसा डेटाबेस है, ऐसा अगर इसको आप गिनती में डालें तो ऐसा लेजर है, ऐसा खाता है जिस खाते को एडिट नहीं किया जा सकता। तो ये ब्लॉकचेन है। और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दुनिया में शफाफियत आएगी, दुनिया में ट्रांसपेरेंसी आएगी, दुनिया में मजबूरन ईमानदारी आएगी कि जब आप एडिट करने पे कादिर ही नहीं, जब एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं, तो आप मजबूरन ईमानदार हैं। आप ऐसा कर नहीं सकते कि इसकी लैंड किसी और को एलोकेट कर दूं कि ये गलती से होगी, जब वो गलती से भी होगी तो हो गई, ठीक है। इसी तरह ये जो डाटा और गलती से होता नहीं, आपको पता है ये लैंड उसका ट्रांसफर का एक प्रॉपर प्रोसीजर है। तो जब कर दिया जाएगा तो फिर कोई ऐसी अथॉरिटी बचेगी नहीं जो उसको रिवर्ट कर सके। तो इसी तरह जो है वो जो भी दुनिया में चीजें चल रही होती हैं उनके अंदर, जैसे बैंकिंग का रिकॉर्ड है वो एडिटेबल है, उसमें एडिट किया जा सकता है। लेकिन जब आप उसी बैंकिंग के रिकॉर्ड को जब ब्लॉकचेन पे डाल देते हैं तो वो भी अनएडिटेबल बन जाता है। तो ब्लॉकचेन का मतलब ये है, समझने के लिए हम सबको पता हो कि ब्लॉकचेन एक डेटाबेस होता है, ब्लॉकचेन एक डाटा का रिकॉर्ड होता है, ब्लॉकचेन एक लेजर होता है, ब्लॉकचेन एक जो है वो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, चाहे वो अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे आपकी किसी भी रिकॉर्ड से, कोई भी रिकॉर्ड, बच्चों के स्कूल में बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं, अगर वो ब्लॉकचेन के जरिए फर्ज करें उसका रिकॉर्ड मुरतब किया जाए कभी, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो फर्स्ट आ चुका है वो फर्स्ट है। चले और रिलेट कर लेते हैं। अभी हमने देखा इलेक्शंस चल रहे हैं, पाकिस्तान में भी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, आगे शायद हिंदुस्तान में भी इलेक्शन होने वाले हैं, यूएस के इलेक्शंस चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अभी लोगों के शकूक रहते हैं, लोगों को एक रिजर्वेशन रहता है, हर हमेशा रहता है। एक तो होता है ना कि ओपन रिगिंग हो या ओपन किस तरह के मामला हो कि अच्छा जी चीट किया गया है, ये कोशिश की गई है, वो तो एक जो है अलग चीज है। लेकिन एक ये है कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट भी हो तो तब भी कहीं ना कहीं एक बंदे में हारने वाले के लिए हमेशा ये रहता है कि उसको कहीं
ना कहीं शायद महसूस होता हो, अगर उसने एफर्ट कर रखी है, उसने मेहनत कर रखी है, उसके अंदाजे बताते हैं कि यार उसको सक्सेस मिलनी चाहिए थी और नहीं मिली, तो तब भी यह कि हमेशा एक डाउट रहता है। इस डाउट को क्लियर करने के लिए दुनिया में वो वक्त आने वाला है जब ब्लॉकचेन बेस्ड इलेक्शंस किए जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से ही होंगे, लेकिन उनको एडिट भी नहीं किया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो बताते खुद एक है ना कि क्विक रिजल्ट आ जाता है, किसी मैनुअल बंदे पे नहीं रहना पड़ता आपको। लेकिन यह है कि जब आपको ब्लॉकचेन बेस्ड मिल जाएगा तो हर एक को पता होगा कि यार 2 करोड़ या 20 करोड़ लोगों ने वोट कास्ट किया है, उनकी आईडीज ये हैं। आईडीज छुपी होंगी मगर वो आईडी इंडिपेंडेंट होगी। जैसे लोग ट्रांसफर करते हैं बीटीसी या कोई भी क्वाइन, तो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जाता है, आइडेंटिटी नहीं पता होती नॉर्मली, अनलेस कि हम उसको आइडेंटिटी पब्लिश्ड हो या हमें जो है वो किसी एक्सचेंज पे केवाईसी कर रखा हो, इस तरह की चीजें हो तो तब वो अलग है। लेकिन अदरवाइज आइडेंटिटी पब्लिक नहीं होती कि आइडेंटिटी वेरीफाई हो या पब्लिक हो। तो उसी कॉन्टेक्ट उसी तनाजुर के अंदर ये है कि जब अभी आप ये इलेक्शन की एग्जांपल दी कि उसमें भी जब ब्लॉकचेन इन्वॉल्व हो जाती है या कभी जिंदगी में हो जाएगी, जो कि प्लान था कि यूएस इलेक्शन जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड होगा, तो उससे ये होगा कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि यार टोटल वोट ही इतने कास्ट हुए, 2 करोड़ वोट कास्ट हुए, इतने इस कैंडिडेट को पड़ गए, इतने वो सारी ट्रांजेक्शन नजर आएंगी। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी है। तो ब्लॉकचेन से ये एक सहूलत हासिल की जा सकती है। इससे दुनिया में जो आप कह लें कि ऑनेस्टी है आपके रिकॉर्ड्स की जो अथॉरिटी है, आपके रिकॉर्ड्स की जो सिक्योरिटी है, आपके रिकॉर्ड्स का जो ट्रस्ट है वो बढ़ेगा। तो इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। बस ये मैं आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन बना दिया। और ब्लॉकचेन कहने की वजह यह है कि रिकॉर्ड जो है वो छोटी छोटी फाइलें करके सेव होता है। वो रिकॉर्ड एक बड़ा रिकॉर्ड नहीं बनता, वो कभी भी एक फाइल की शक्ल में नहीं होगा। ये अब आप कॉन्सेप्ट दूसरा समझ लें। ब्लॉकचेन क्यों कहते हैं? क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो हर आप टेनोर सेट करते हैं कि हर 10 मिनट में ये रिकॉर्ड जो है ये सेफ होके अलग फाइल बन जाए, और जब अगली फाइल खुल जाएगी तो पिछली फाइल अनएडिटेबल हो जाएगी। तो 10 मिनट में चीटिंग का मार्जिन है, आप ये कह लें। अगर किसी का ब्लॉक टाइम 2 सेकंड का हो तो इसका मतलब होगा 2 सेकंड के अंदर वो फाइल कंप्लीट होके लॉक हो जाएगी, अनएडिटेबल हो जाएगी, अगले सेकंड में नई फाइल, उससे 2 सेकंड बाद नई फाइल, उससे 2 सेकंड बाद नई फाइल। तो इसका मतलब ये होता है कि जो एक फाइल कंप्लीट हो जाती है उसे एक ब्लॉक कहा जाता है, दूसरी फाइल खुल जाती है तो पुरानी अनएडिटेबल हो जाती है। तो ये इसलिए इसको ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि ब्लॉक ब्लॉक करके पूरा एक चेन बनती है, इसलिए इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। उम्मीद है कि बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने जो है वो ब्लॉकचेन का दे दिया होगा। इसी ब्लॉकचेन के साथ जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट हुआ है वो है क्रिप्टो करेंसी का, जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बनाई गई। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन नहीं है, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन की एक प्रोडक्ट है। किसी ने कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम सतोशी नाकामोटो है, जो पता नहीं हकीकत है या एक फर्जी बंदा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंट्री है, कोई नहीं जानता। लेकिन कॉन्सेप्ट ये दिया, कॉन्सेप्ट उसने ये दिया कि जो करेंसी है, अगर जैसे मिसाल के तौर पे हम समझते हैं, हमें पता है कि यार सोने की कुछ खूबियां हैं, ये चमकता है, जमीन पर रगड़ें तो रगड़ने से भी शायद शाइन कम नहीं होती। जो गोल्ड का कारोबार करते होंगे उनको शायद 120 चीजें पता हो जिनसे गोल्ड को पहचाना जा सकता है। अच्छा ठीक। तो अगर कोई बंदा सोचना शुरू करे कि मुझे गोल्ड क्रिएट करना है आर्टिफिशियली, तो उसे गोल्ड की प्रॉपर्टीज डालनी पड़ेंगी उसमें, उसको पूरा वो ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो गोल्ड की तरह ही लगे। वो प्रॉपर्टीज आ गई तो वो इक्विवेलेंट टू गोल्ड हो गया। तो इसी तरह किसी ने ये आइडिया लिया कि करेंसी की जो क्वालिटीज हैं, जो भी करेंसीज अभी तक चल रही हैं, सिस्टम दुनिया में चल रहा है करेंसीज का, अगर ये प्रॉपर्टीज जो है वो एक डिजिटल करेंसी में डाल दी जाए तो क्या वो भी करेंसी बनेगी? क्या उसको भी करेंसी माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता? ये उसका आइडिया था और आहिस्ता आहिस्ता लोग उसको मान रहे हैं। वक्त लगता है, साल लगते हैं, दहाइयां लगती हैं, सदियां लगती हैं, चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं। आज से 100 साल पहले कुछ चीजें नामुमकिन थी, आज वो मुमकिनात हैं। कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे आदमी को जो 500 साल पहले दुनिया से गया है आज वापस ले आएंगे तो वो हैरत से दोबारा मर जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा तब्दीली कि उसे सिर्फ खुला आसमान, जंगल, बयाबान और इस तरह की चीजें एक देखने की आदत थी। और आज जब वो उड़ते हुए जहाज और मोबाइल फोन्स और गाड़ियां और टेक्नोलॉजी देखेगा तो वो हैरत से ही बेचारा इस दुनिया से जो है वो उसके होश ही गुम हो जाएंगे।
तो इसी तरह यह है कि वक्त के साथ चीजों की एक्सेप्टेबिलिटी और एडॉप्टेबिलिटी बढ़ती है। तो क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहला तो ये कि टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और टेक्नोलॉजी ने ये रिप्लेस कर दिया चीजों को। खत लिखने के रिवाज को व्हाट्सएप के मैसेज ने रिप्लेस कर दिया है। खत लिखने के रिवाज को जूम की कॉल ने, गूगल मीट ने, व्हाट्सएप की वीडियो कॉल ने, स्काइप की वीडियो कॉल ने रिप्लेस कर दिया है। ईमेल ने रिप्लेस कर दिया है, खत्म हो गया खत। देयर इज नो लेटर्स, नो मोर लेटर्स। अब लोग रिजाइन्स भी ईमेल्स पे भेजते हैं, कंपनीज को खत लिखकर भेजना पड़ता था या हाथ से लिखकर फैक्स करना पड़ती थी। तो रिप्लेस हो गई टेक्नोलॉजी। करेंसी के मामले में क्योंकि इसकी इशुइंग अथॉरिटीज गवर्नमेंट्स होती हैं, अभी पिछले चंद एक सदियों से, ये बचपन से नहीं हो रहा, ये हजारों साल से नहीं हो रहा, ये बड़ी करीब की कहानी है, चंद 100 साल की कहानी है, जिसके अंदर गवर्नमेंट्स ने कंट्रोल ले लिया कि आपके पैसे मेरे पास रखवा दो भाई। तो उस वाले कॉन्सेप्ट से ये शुरू हो रखा है। तो उस कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर जो करेंसीज हैं, उनको, उनकी स्ट्रेंथ जो होती है, उनका दारोमदार जो होता है, वो गवर्नमेंट पे था। गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, सोना रखवाने वाली बात खत्म हो चुकी है, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। और आप दुनिया में कहीं रिसर्च करें और पता लगाएं कि वो कौन सा कंट्री है जिसने जितने नोट छाप रखे हैं उतने गोल्ड के रिजर्व भी हैं। अगर कोई एक भी हो तो बताइएगा। दुनिया में कोई नहीं है। 1979 में रिचर्ड निक्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये लॉ पास किया और पूरी दुनिया ने उसको इंप्लीमेंट किया कि गोल्ड के रिजर्व रखना जरूरी नहीं है तो अच्छी बात है, मगर जरूरी नहीं है कि आप उतनी करेंसी छापेंगे जितने आपके पास नोट हैं। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि यूएस को पूरी दुनिया की बड़ी ताकत बनाना था। उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर छापे और इतना गोल्ड वो रिजर्व नहीं रख सकते थे। आज यही वजह है कि दुनिया के हर मुल्क में यूएस डॉलर मिलता भी है, चलता भी है, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स गोल्ड का रिजर्व था नहीं, मगर उतना डॉलर छापा और पैमाना ये बनाया कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, मुल्क में अमन, सियासी अमन, मुआशी अमन, मुआशरती अमन जो है, वो इस बात की जमानत रहेगा। मुल्क की ग्रोथ, उनकी अच्छी एक्सपोर्ट्स, कम इंपोर्ट्स और उनकी अच्छी पॉलिसीज इस बात की जमानत रहेंगी। लोगों की खुशहाली इस बात की जमानत रहेगी कि करेंसी स्टेबल है। तो ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट जो था वो दिए रखा, लेकिन गवर्नमेंट्स की स्टेबिलिटी पे उसको जोड़ दिया गया। तो क्रिप्टो करेंसी बनाने वाले ने ये आइडिया दिया कि गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ या गवर्नमेंट की सप्लाईज पे ट्रस्ट किया नहीं जा सकता। और उसकी वजह ये थी पीछे के 2008 में एक ग्लोबल रिसेशन था, जहां हुकूमतों की जो थी वो थोड़ी सी नाअहली भी कह सकते हैं आप, मिसकैलकुलेशन भी कह सकते हैं, और उनका जो है वो एक समझ लें कि शऊर की कमी भी कह सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से ये था कि दुनिया ने रिसेशन देखा, दुनिया ने इंतहाई लेवल की एक बहुत बड़े डिजास्टर देखे। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज कोलैप्स कर गई, लोग कोलैप्स कर गए, गवर्नमेंट्स कोलैप्स कर गई। उस वजह से एक बंदे ने ये आइडिया प्रपोज किया कि करेंसी की स्ट्रेंथ का मयार गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ते, पब्लिक पर छोड़ते हैं, लोगों पर छोड़ते हैं, लोग रिस्पॉन्सिबल हों। और यही वजह है कि आज बीटीसी की ताकत 68,000 किसी गवर्नमेंट की वजह से नहीं है। गवर्नमेंट्स दुनिया भर की उसके खिलाफ खड़ी हैं, बिटकॉइन के खिलाफ, लेकिन वो 68,000 की प्राइस पे ट्रेड होता है क्योंकि पब्लिक स्ट्रेंथ, वो मार्केट जिसे हम क्रिप्टो की मार्केट कहते हैं, क्रिप्टो की एक्सचेंजेस जो हैं वो सारी पब्लिक पावर्ड हैं। पब्लिक वहां बाइंग सेलिंग करती है तो ताकत है, और अगर एक्सचेंजेस से बाहर भी होता है तो पब्लिक करती है। तो पब्लिक है जो डिटरमिन करती है कि इस साल इस कॉइन की प्राइस, या इस मिनट में इस कॉइन की प्राइस, या इस सेकंड में इस कॉइन की प्राइस क्या होगी, इस करेंसी की प्राइस क्या होगी। ये पब्लिक डिटरमिन करती है, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती। गवर्नमेंट अगेंस्ट रहती है। कोई एक ऐसा कॉइन भी नहीं जिसके साथ किसी भी गवर्नमेंट की सपोर्ट हो। कुछ 2-4 कंट्रीज हैं जो हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं, जिन्होंने इसके लिए जो है वो भी अपने बेनिफिट के लिए, अपने लोगों के बेनिफिट के लिए और फ्यूचर के लिए उन्होंने जो है वो उसको एक्सेप्टेबिलिटी दे रखी है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज के अंदर, मेजोरिटी ऑफ द नेशंस के अंदर जो है कोई लीगल टेंडर जो है या लीगल स्टेटस जो है उतना ज्यादा क्लियर नहीं है। डिबेट्स चल रही हैं, पिटीशंस फाइल होती हैं, असेंबली में डिबेट होती है, इकोनॉमिस्ट बैठते हैं, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक्स वो बैठते हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, इस तरीके से लेजिटिमेट किया जा सकता है, इतना किया जा सकता है, टैक्सेस लगाए जा सकते हैं, इतना रेगुलेट किया जा सकता है, इतनी अथॉरिटी ली जा सकती है, इतनी दी जा सकती है। इनमें भी टाइम लग रहा है, वक्त चल रहा है। लेकिन अभी भी इन सारी बातों के बावजूद
डिफरेंट करेंसीज अपनी अपनी प्राइस पे स्टैंड करती हैं। हम जिस ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं तो बीएफआईसी की ब्लॉकचेन, बीएफआईसी का कॉइन आज $13 पे, $14 पे, $12.5 पे या $17 पे जब ट्रेड होता है तो पब्लिक पावर ट्रेड कराती है। कोई गवर्नमेंट बैकअप नहीं होता कि आज बीएफआईसी $14 का बिकेगा। देयर इज नो वन टू डिसाइड दैट, ओनली द पब्लिक इज देयर टू डिसाइड। बीएफआईसी गोल्ड जो है वो $2.5 पे ट्रेड होगा, $2.70 पे ट्रेड होगा, $2.85 पे ट्रेड होगा या $2.52 पे ट्रेड होगा। ये पब्लिक डिसाइड करती है, पब्लिक की चॉइस से होता है। मैं होल्डर हूं, मैं चाहता हूं 2.52 पे नहीं बेचना, 3.52 पे बेचूंगा, तो मैंने नहीं बेचा, मेरे नहीं बेचने से प्राइस इंक्रीज कर गया। तो पब्लिक डिसाइड करती है उसका प्राइस। तो करेंसी की क्वालिटीज जो थी वो ये थी कि उसको गवर्नमेंट बैकअप मिलता है, और यहां पर क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये हुआ कि पब्लिक बैकअप हो गया, गवर्नमेंट की जगह पब्लिक बैकअप। करेंसी की खूबी थी कि लोग एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं, ले दे सकते हैं। तो क्रिप्टो में भी खूबी डाल दी गई कि ये ट्रांसफरेबल है, आप एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, रिसीव करते हैं। करेंसी की ये खूबी थी कि ये मूवेबल है, आप इसको मूव कर सकते हैं लेकिन लिमिटेशंस के साथ। आपको पता है दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे मैक्सिमम अलाउड मनी इज $10,000, इक्वलेंट टू $10,000। ये ज्यादा से ज्यादा है। इस पे भी रिपोर्ट करना चाहिए, आपको बताना चाहिए आपको इमिग्रेशन को कि आई हैव $10,000, बता कर ले जाना पड़ेगा। आप जो 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 शायद आपको डिक्लेयर करने की इतनी खास जरूरत नहीं, लेकिन इफ यू हैव 10,000, मोर तो अलाउड ही नहीं है। इफ इवन यू हैव $10,000 यू हैव टू टेल देम। तो ये मूवेबल जो है एक लिमिट के साथ है। जब आप इसको ट्रांसफर करते हैं बैंक्स के जरिए से तो उस वक्त बड़ी क्वांटिटी की जा सकती है। जब लोग एलसी खोलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो उस टाइम पे ज्यादा किया जा सकता है थ्रू बैंक्स। लेकिन क्रिप्टो की बात करें तो ये मूवेबल है, ये आपके साथ मूव करती है। आपका एक ऑनलाइन अकाउंट है, उसको आपने जहां भी दुनिया में बैठे थे एक्सेस कर लिया, तो इसका मतलब है वो मूवेबल है, वो आपके साथ है। इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी में ये दूसरी करेंसी को भी पीछे छोड़ गई, यानी फिएट करेंसी को भी पीछे छोड़ गई। फिएट में डुप्लीकेशन होती है, नकली नोट छपते हैं, दुनिया भर का एक बहुत बड़ा मसला है नकली नोट छपना, फेक करेंसी छपना। लेकिन क्रिप्टो के अंदर डुप्लीकेशन नहीं होती। जितने क्वाइन थे, एक क्वाइन एक से जाएगा तो दूसरे के पास आएगा, और नया सिस्टम में एंटर नहीं किया जा सकता। वो आपको पता है, उसकी वजह माइनिंग और स्टेकिंग के कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से नया क्वाइन सिस्टम में एंटर नहीं किया जा सकता। तो ये इसकी एक और क्वालिटी थी। और इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जब आप टेक्नोलॉजी में एडवांस करते चले जा रहे हैं तो फिर आप पेपर करेंसी को कहाँ लेकर जाएंगे। जब आप ये चाहते हैं कि लैंग्वेज सीखनी है मुझे, टीचर मेरा हांगकांग में बैठा है और मैं दुबई में बैठा हूं और लैंग्वेज सीखनी है, तो मुझे उसको पेमेंट भेजने के लिए, उससे लेक्चर लेने के लिए, उससे पढ़ने के लिए, जब मैं अपने घर से पढ़ पा रहा हूँ, अगर मैं उससे जो है वो फर्ज करें चाइनीज सीख रहा हूँ, वो हांगकांग में है, मैं दुबई में हूँ, जब मैं अपने घर पे बैठा हूँ, वो अपने घर पे बैठा है टीचर, तो पैसे देने के लिए भी हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है कि हम उसको डिजिटली ट्रांसफर करें। और हम करते हैं अभी जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लर्न कर रहा हूँ चाइनीज, तो मैं पेमेंट करता हूँ अपने बैंक के कार्ड से। लेकिन जिस दिन वो मेरे से क्रिप्टो एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, शायद मैं उनको क्रिप्टो में भेज दूं। तो इस तरह आपके लिए टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो आपको उतनी ज्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ करेंसी को भी लेकर चलना है। तो ये सारी चीजें थी जो ब्लॉकचेन की अंदर जो है क्रिप्टो के वजूद की वजह बनी, या क्रिप्टो को इजाद करने की वजह बनी, जिसने भी किया कि ये वाले फीचर्स, करेंसी के फीचर्स तमाम इसमें मौजूद हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं कि हमारे पास स्कोप क्या है। अगर हम इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं तो हमारे पास स्कोप क्या है। हमारे पास स्कोप है बाय करने का, बाय करें, लो प्राइस बाय करें, हाई प्राइस सेल करें, सिंपल स्कोप है। हमारे पास स्कोप है कि हम इसको स्टेक करें, हमारे पास जो है वो स्कोप है हम इसको माइन करें, जहां जहां जो अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें स्टेकिंग की, माइनिंग की, वो हम करें। तो हमारे पास ये स्कोप है आज के दिन में। फ्यूचर में ये सिर्फ पेमेंट, मीन्स ऑफ पेमेंट है। इन फ्यूचर दिस इज ओनली द मीन्स ऑफ पेमेंट, कि आप एक दूसरे को पैसे, अभी जैसे करेंसी है, नॉर्मली तो करेंसी में कोई स्कोप नहीं है, थोड़ा बहुत है। अब देखा होगा कि पता लगता है डॉलर बढ़ने वाला है तो लोग स्टॉक कर लेते हैं, बढ़ जाता है तो बेच देते हैं, ये एक नॉर्मली छोटा सा है। और ये भी आम आदमी के लिए नहीं है, खास लोगों के लिए, तो खास लोगों के लिए हमेशा ही रहेगा, इसमें भी रहेगा और किसी और करेंसी में भी रहेगा। लेकिन जनरली ये जो है 98% लोगों के लिए स्कोप खत्म हो जाता है, और वो इसको सिर्फ मीन्स ऑफ पेमेंट मानते हैं कि अच्छा यार यहाँ पर ये एक्सेप्ट होता है तो ये दूंगा। ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब आप दुबई आएंगे आपको पता है यहाँ मेरा INR PKR नहीं चलना यार, मुझे दिरहम्स ही देने हैं, सिंपल है। तो आप उसके लिए दिरहम्स अरेंज करते हैं, दुबई पहुंच कर करें या अपने घर से निकलते हुए करें,
इसी तरह ये है कि जब आपको आपको या हमें या हमारे बाद वालों को, आने वाली जनरेशन को जब ये पता है कि अच्छा यार ये क्रिप्टो फलानी वाली करेंसी से ही पेमेंट होती है, तो दे विल टेक इट, ओके भाई कहाँ से मिलती है, लो और दे दी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे यही चाहिए। तो फिर ये नॉर्मल पेमेंट का एक जरिया बन जाएगा, लेकिन ये जो है वो नहीं रहेगा, स्कोप उसमें वो नहीं रहेगा आने वाले वक्तों के अंदर। और आज जो है वो थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं BFIC गोल्ड के वाले से, और फिर एंड पे थोड़ा सा सीक्रेट सक्सेस थोड़े से मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। और BFIC गोल्ड एक टोकन है, और ये BFIC की ब्लॉकचेन पे है। BFIC की ब्लॉकचेन पे BFIC का अपना जो कॉइन है वो BFIC के नाम से है, मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर है। और BFIC की ब्लॉकचेन पे ही एक टोकन है जिसे BFIC गोल्ड कहा जाता है। इस टोकन का जो है वो सप्लाई जो है वो 21 करोड़ है, और टोटल सप्लाई है, और यही मैक्सिमम सप्लाई है। और इसकी डिफरेंट यूजेबिलिटीज हैं, तकरीबन कोई 15 से 20 यूजेबिलिटीज इसकी इस साल में जो है वो हमें दिख जाएंगी, जहां पर लोग इसको खरीद पा रहे होंगे, लोग यहाँ पर इसको ले पा रहे होंगे। और इसके अलावा अभी ये 6-7 एक्सचेंजेस पर ट्रेड होता है, जो कि 3-4 एक्सचेंजेस और हैं जो चंद एक दिनों में लाइव हो जाएंगी। तो 10 के करीब एक्सचेंजेस हैं जहां पर BFIC गोल्ड को बेचा जा सकता है और वहां से खरीदा जा सकता है। और इसके अलावा इस क्वाइन का स्कोप और फ्यूचर ये है कि क्योंकि हर क्वाइन का कोई रोड मैप होता है, कोई आपने फ्यूचर का प्लान कर रखा होता है कि फ्यूचर का प्लान क्या करेंगे आप। तो फ्यूचर के अंदर प्लान के अंदर शामिल है कि इस क्वाइन के 10 लाख जो है वो कोलेबोरेशंस कह लें, या 10 लाख प्लेटफॉर्म्स हैं, 1 मिलियन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर इसकी एक्सेप्टेबिलिटी कराई जाएगी। तो अगर 1 मिलियन प्लेटफॉर्म्स पे एक्सेप्टेबिलिटी कराई जाएगी तो आप समझ सकते हैं एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब है मैसिव डिमांड, और मैसिव डिमांड का मतलब होता है मैसिव इंक्रीज इन प्राइस। तो ये जो है कोलेबोरेशंस, इसकी इससे आप जो है वो कॉइन की प्राइस में बेनिफिट्स देख सकेंगे, यूजिबिलिटी से भी, एक्सचेंजेस से भी, और कोलेबोरेशन से भी। और इसके साथ एक बिजनेस जुड़ रखा है जहां पर आप रेफरल करके, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्टेकिंग की ऑप्शन मौजूद है, जो लोग बाय सेल करते हैं वो इंडिपेंडेंट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको बाय करके स्टेकिंग की ऐप पर ले आते हैं। BFIC गोल्ड नेटवर्क के नाम से प्ले स्टोर पे और आई स्टोर पे एप्लीकेशन है, वहां पे आप इसको ला सकते हैं और वहां पे आप इसको स्टेक कर सकते हैं। स्टेकिंग के रिवॉर्ड्स होते हैं, 12-12 घंटे की स्लॉट्स में रिवॉर्ड आते हैं। 7% भी मिलता है, किसी को 8% भी, किसी को 9% भी, किसी को 10 भी, किसी को 12 भी, और डिपेंड करता है कि कितने कॉइन स्टेक कर रखे हैं। जितने ज्यादा कॉइन्स होते हैं उतने ज्यादा परसेंटेज जो है वो ज्यादा चांसेस होते हैं उसके रिवॉर्ड आने के। तो ये इसके अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट है। और जो है वो इसमें अच्छी सक्सेस कमाई जा सकती है, इस कॉइन के अंदर कमाई जा सकती है। और खास तौर पे ये है कि किसी भी कॉइन के बारे में जब आपको इनसाइड्स पता हो, जब आप किसी भी कॉइन की इनसाइड्स जानते हो, कब क्या प्रोग्रेस होने का चांस है, उसमें आपकी सक्सेस के चांसेस या उसके ग्रोथ के चांसेस या अपॉर्चुनिटी बन जाती है उसके अंदर। अगर किसी को ये यकीन हो, ये अक्सर हम मिसाल दिया करते हैं कि अगर हमें आपको एक ऑप्शन मिले कि हम कोई 10-15 साल बैक जा सकते हैं, वापस जा सकते हैं, और उस जमाने में हम पहुंचे, अगर ऐसी ऑप्शन कोई हो, पता नहीं कभी बनेगी कि नहीं बनेगी, अभी तक तो नहीं है, तो लेकिन अगर ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद हो कि हम माजी में जा सकें और हम कहीं 2008-9 में पहुंचे, तो हमें पता है कि उस जमाने में अगर BTC नजर आए तो हम इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि ये 2024 में 68,000 का होने वाला है। तो हो सकता है हम उस वक्त जो है वो इग्नोर करने की बजाय 10-20-50 हजार डॉलर, 10-20-50 डॉलर, 10-20-50-100-200-500 डॉलर, 10-20-50 रुपए, जितने भी हम उस वक्त अफोर्ड करते हो, हमें पता पता हो कि यार ये 10-12 साल बाद यही बहुत बड़े हैं। हम अक्सर ये मिसाल देख चुके हैं। अभी अभी इस प्राइस पे भी देखें तो आप देखेंगे अगर किसी ने शायद $100 का BTC लिया होगा तो आज वो $2 बिलियन का होगा, अगर उसने नहीं बेचा तो ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर पहले पता हो तो हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और अगर पहले ना पता हो, अक्सर आपने सुना होगा बंदा कहता है मैंने पहले पता होता तो मैं इंज कर लेंदा, या पहले पता होता तो ऐसे ना करता। तो ये पहले पता होने वाली अपॉर्चुनिटी हमारे पास रहती है जब किसी कॉइन की इनसाइट्स हमारे पास हों, जैसे BFIC की इनसाइट्स हमारे पास आती हैं, BFIC गोल्ड की आती हैं, तो उससे हमें ये बेनिफिट मिल सकता है, इससे फायदा उठाने का। अभी मैं आखिर में जो है वो थोड़ी देर 10-12 मिनट रह गए हैं, और एक दो लीडर से भी मैं बात करना चाहूंगा, लेकिन मैं जो है वो खुलासा ये बताना चाहूंगा कि कामयाबी का आप ये समझ लें, कामयाबी से मुराद सिर्फ पैसे नहीं है, कामयाबी से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि दौलत कैसे कमानी है। कामयाबी से मुराद ये है कि आप एक अच्छी और बेहतरीन, एक टारगेटेड जिंदगी जब गुजारना चाहें, उसमें कामयाब होना चाहें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि हमें उस हवाले से कुछ सोच अपनानी पड़ती है। मैं कामयाबी का जो पैमाना है मुझे वो नापना पड़ता है, उसके लिए मुझे कुछ तसव्वुर, ख्याल, कोई आइडिया, कोई ख्वाब,
जो है कोई पैशन क्रिएट करना पड़ता है कि ये मेरी मंजिल है, ये मेरा टारगेट है, यहां से आगाज होगा कामयाबी का। जो भी आपने पैमाना तय कर रखा है, उस पैमाने को सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या, मैं चाहता क्या हूं। वो आपका पहला ख्याल है। इस ख्याल के बगैर कामयाबी नामुमकिन है, ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूं। इस ख्याल के बगैर कि मेरी चाहत है क्या, मैंने कामयाबी किस चीज का नाम रखा है, दुनिया में या आखिरत में या किसी भी तरीके से मेरा टारगेट क्या है कि मुझे कामयाब होना है, तो मेरी जिंदगी कैसी हो कि मैं कामयाब माना जाऊं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक सोच का होना जरूरी है, एक ख्याल का होना जरूरी है, एक आइडिया का होना जरूरी है, एक ख्वाब का होना जरूरी है, एक जज्बे का होना जरूरी है, एक टारगेट का होना जरूरी है, एक मंजिल का होना जरूरी है, एक गोल का होना जरूरी है। अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा भी फौरी तौर पे। अगर कामयाबी चाहिए तो पहला कदम ही ये है। मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरी मेहनत जाया जा रही है। ये ऐसा ही है जैसे मैं दीवार को जोर लगा रहा हूं, जोर लगा रहा हूं और वो गिर नहीं रही, वो कभी नहीं गिरेगी। तो जब तक हम एक टारगेटेड चीज पे एक जो है वो एक पूरे अपनी कामयाबी का मयार तय कर लें। अगर वो पैसों में है तो पैसों में मयार हो कि हाँ जी मुझे 100 अरब रुपया चाहिए जी, ये मेरा मयार है कामयाबी का। या मेरा कामयाबी का मयार ये है कि मुझे अपनी लाइफ को यूएस जाके सेट करना है। या मेरी कामयाबी का मयार ये है कि मुझे बेस्ट दुनिया चाहिए और उसके बाद भी बेस्ट चाहिए। जो भी मयार आपने सेट किया है, पहले वो पैमाना, वो मयार, वो स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, वो गोल सेट करना पड़ेगा। वो गोल सेट करिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कागज पे। बल्कि अगर मैं आपको छोटी सी बात कहूं तो आप इस पे अमल करेंगे, आप देखेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। मैं आपको ये बाकायदा दावत देता हूं, आप 6 महीने 1 साल में मुझे वापस बताएंगे कि आपने वो किया और आप उससे कामयाब हो गए। और वो फॉर्मूला ये है कि जो भी आपने जिंदगी का मकसद सोच रखा है, जो भी आपने जो है वो टारगेट सोच रखा है, उस टारगेट को किसी डिजिट से जोड़ दीजिए, किसी इंपॉर्टेंट चीज से जोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि मेरे एक दोस्त ने टारगेट सेट किया एक जमाने में जबकि वो अपना घर लेना अफोर्ड नहीं करता था। वो चाहता था कि उसके पास, वो रेंटेड हाउस पे था, वो चाहता था कि एक अच्छा घर ले, बड़ा घर ले। और उसे उसने टारगेट सेट किया कि मुझे बड़ा घर चाहिए। अब एक तरीका ये था कि वो इस बात को लिख कर ना किसी कमरे में लगा लेता, और लोग भी उसका मजाक उड़ाते, घर वाले भी कहते तो दीवारों पे लिख के लगा रहा, पागल तो नहीं हो गया। कुछ मेहनत करेगा, काम करेगा तो खुद ही हो जाएगा। लेकिन वो टारगेट उसको याद दिलाता रहे, इसके लिए उसने अपने टारगेट के लिए एक डिजिट सेलेक्ट किया। अब मैं आपको बताता हूं कि उसने फॉर एग्जाम्पल उसने सेलेक्ट किया कि मुझे घर लेना है, और घर लेना है 11 कनाल का, फॉर एग्जाम्पल। तो उसने 11 का लफ्ज जो था वो अपने जहन में आंखें बंद करके अपने उस गोल के साथ जोड़ दिया, 11 का लफ्ज। अब वो जब मोबाइल पे बैठ के किसी को कॉल करने लगता है और नंबर में 11 आ जाता है, तो उसे फौरन उसका वो गोल याद आता है। करना उसने कुछ नहीं, उसको 11 का गोल याद आता है और वो कहता ओके। वो कहीं जाता है और कोई जो है मोबाइल खोलता है, डबल स्क्रीन करता है, तो कहता है कितने इंच की स्क्रीन है, तो वो दोस्त बताता है कि 11 इंच की स्क्रीन है। वो 11 सुनते ही उसको याद आता है, ओ 11 तो मतलब ये है, मुझे 11 कनाल का घर चाहिए था। ओके, उसको याद आ गया। वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो उसके आगे वाली गाड़ी के प्लेट में 11 लिखा आ रहा है। तो उसने कहा ओ 11, मतलब ये मेरा टारगेट, उस मुझे याद आ गया, उसे याद आ गया। वो एक शॉप पर गया, सौदा खरीदा, उसने कहा कितने पैसे, उसने कहा 111 रुपए। उसे 11 रुपए याद आ गया, ओ 11 रुपए, मतलब 11 उसको याद आ गया। तो अपने टारगेट को किसी 2 डिजिट से, 3 डिजिट से, किसी एक से भी कर लें, जितना आप ज्यादा चाहते हैं। एक सिंगल डिजिट से करेंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम पे मिलेगा, तो आप इसको 2 या 3 से करिए। और ऐसा भी आपको दिन में 1 2 4 बार ही मिलेगा, ये आपको एक रिमाइंडर मिलेगा। ये आपके लिए एक रिमाइंडर है। आप सिर्फ इतना कर लीजिए, मुझे नहीं पता इसका रिजल्ट कैसे आएगा, बट दिस रिजल्ट आता है। ये कुदरत का एक निजाम है। जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं, जिस चीज के बारे में आप चाहत रखते हैं, जिस चीज के बारे में आप प्लान करते हैं, आपसे ऐसे अमाल सरजद होना शुरू हो जाते हैं जिससे आप अपनी उस मंजिल के करीब होते चले जाते हैं। तो आपको एक ये मशवरा सबसे पहला कि अपने उस पैशन को, अपने उस ड्रीम को, अपने उस टारगेट को, अपने उस ख्याल को, वो कुछ भी है, वो स्वर्ग में जाने का या जन्नत में जाने का ख्याल ही क्यों ना हो, उसको किसी डिजिट से जोड़िए, ताकि वो डिजिट जब भी आप देखें
आप अपने घर के नंबर से जोड़ लीजिए, अपने किसी करीबी अजीज के फोन नंबर से जोड़ लीजिए, ऐसा जोड़ लीजिए शुरुआत में। बाद में तो आप देखेंगे कि वो आपको मल्टीपल टाइम नजर आएगा, लेकिन आप जोड़ दीजिए ताकि आपको वो बार बार दिखे और आपको पता लगे कि ये मेरा गोल है, मैं इससे नहीं हट सकता, मुझे ये हासिल करना ही करना है, मुझे ये पाना ही पाना है। वो आपके जहन में आए तो उसको आप डिजिट से अटैच कर लीजिए। पहला काम ये है। दूसरा काम ये है कि उससे करने के लिए, जो भी आपका गोल है आपकी जिंदगी में, उसे पाने के लिए आप वे डिसाइड कर लीजिए, कौन सा तरीका है। और ये आपने डिसाइड करना है, ऊपर वाले की मर्जी है कि वो आपको कहां से देता है, आपको तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो इसलिए आप अपने लिए वे इख्तियार करते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सी जगह है। अगर आप वाकई में एक जॉब करते हैं और आपको लगता है कि ये जॉब मेरी जिंदगी बदल सकती है, तो प्लान करिए कैसे बदल सकती है वो जॉब आपकी जिंदगी। आपका वो गोल क्या आपकी वो जॉब दिला सकती है, तो लीजिए, उसी से लीजिए। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और आपको लगता है कि आपका वो बिजनेस आपको आपका गोल दिला सकता है, ये पैटर्न मैं करूं तो हो सकता है, तो वो करिए। इवन ऐसा ही क्यों ना हो कि आप एक जो है फॉर एग्जाम्पल एक कैफे चलाते हैं और आपको लगता है कि ये मैं कैफे मेरा ग्रोथ करेगा, मैं दूसरा कैफे बनाऊंगा, चौथा बनाऊंगा। देखने में शायद शेख चिल्ली वाली बात लगे, लेकिन आपको लगता है कि 100 कैफे बनेंगे और मेरा टारगेट मिल जाएगा, तो शुरू हो जाइए। और अगर आपके पास जो बेस्ट वे है आपके पास आपकी स्किल की बेस पे, तो अगर अगर आप बीएफआईसी का हिस्सा हैं, आप इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा हैं, आप बीएफआईसी गोल्ड का हिस्सा हैं, तो मैं समझता हूं आपके पास एक अच्छा रास्ता मौजूद है, आपके पास एक वे मौजूद है। तो वे है, रास्ता है, इस वे से आप अर्न कर सकते हैं, आप कमा सकते हैं। और क्यों कमा सकते हैं? क्योंकि ये तजर्बा नहीं हो रहा, क्योंकि हमने सैकड़ों दर्जनों हजारों लोगों को अपनी जिंदगियों को बदलते हुए इसी प्लेटफॉर्म से देखा है। तो इसलिए हम ये कर सकते हैं, ये वे हमारे पास मौजूद है। अगर आपका बीएफआईसी गोल्ड है, अगर आपका कुछ और भी है वे, तो उस पर जुट जाइए, वक्त जाया मत कीजिए। वी नो हैव टाइम टू वेस्ट। मनी जो सबसे बड़ी पैसा है, सबसे बड़ी दौलत है, वो आपका टाइम है, वो आपका वक्त है, जिसे रिवर्ट नहीं किया जा सकता। आज लोग बीमारियां भी रिवर्ट करने चले गए हैं कि डीएनए रीसेट होता है तो आपकी 10 साल की बीमारियां भी रीसेट हो जाएंगी। यहां पर टेक्नोलॉजी जा रही है, लेकिन वक्त वापस लाने पे कोई काम ही नहीं हो रहा और ना हो सकता है। जो एक सेकंड गुजर गया, अभी का ये सेकंड गुजर गया, ये गुजर गया, नो वन कैन रिवर्ट इट बैक फॉर यू और मी और फॉर एनीवन। तो अपने वक्त को अपने सही जो है वो काम के ऊपर लगाइए, जिस वे से आपको आपकी मंजिल मिलनी है। आपका एक एक सेकंड कीमती है, आपका एक एक मिनट कीमती है, आपका एक एक लम्हा कीमती है। उस वक्त की कदर करते हुए उसको सही यूटिलाइज करिए। मोबाइल फोन अगर आपके काम के अंदर जो है वो सहूलत देता है तो वेल डन, नहीं सहूलत देता तो 4 घंटे दूर रह जाए उससे। जो चीज आपका वक्त जाया करती है उससे दूर हो जाइए, क्योंकि आपका वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक इंपॉर्टेंट गोल है, आपके पास एक टारगेट है। वो कोई भी टारगेट है, मुझे नहीं पता, वो आपके पास टारगेट है, लेकिन वो जाहिर है कुछ कीमती टारगेट होगा, कुछ बड़ा टारगेट होगा, खुशियां जुड़ी होंगी उससे, पॉजिटिविटी जुड़ी होगी, उम्मीद जुड़ी होगी। तो उस टारगेट की इंपॉर्टेंस है, तो फिर काम पे फोकस करेंगे और वक्त जाया करने वाली हर चीज से दूर हो जाएंगे जो वक्त जाया करेगी। उसके लिए प्लान करेंगे, वे डिसाइड करेंगे कि ये वे है और ये प्लान है, और फोकस करके करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरी तवज्जो लगा के करें, पूरे जी जान से करें, जिंद जान से करें। कामयाबी आपकी है, और कामयाबी, आप खड़े रहिए, कामयाबी चलकर आएगी, आगे बढ़ेगी, आपके घुटनों को हाथ लगाएगी, आपके पैरों को चूमेगी। सिर्फ आपको ये करना है। अपने लिए टारगेट डिसाइड करिए, वे डिसाइड करिए, काम करना शुरू करिए, फोकस से करिए, आप कामयाब हैं। और अपने काम को एंजॉय करें, जो हम काम करते हैं उसको एंजॉय करें। मैं अपने काम को एंजॉय करता हूं, इसीलिए मैं सीख पाता हूं, सिखा पाता हूं, सीखता हूं, रोजाना सीखता हूं, रोजाना ही सिखाता भी हूं, क्योंकि मैं अपने काम को एंजॉय कर रहा हूं। अपने काम को एंजॉय करिए, अपने काम की अहमियत को समझिए। तो मेरी तरफ से इतना ही मैं चाहूंगा। आखिरी अब 6-7 मिनट हैं। चंद एक दोस्त, मैंने जब नाम लिया तो मैंने देखा कि हमारे सेशन में हमारे साथ थे। अब मैं सर्च करता हूं, अगर वो अभी तक हमारे साथ हैं तो मैं चाहूंगा कि उनको कि वो चंद एक मिनट हमसे बात करें। आखिरी 5-7 मिनट हैं। असलम रजा मलक साहब हमारे साथ हैं, हमारे भाई हैं और एडवोकेट हैं, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। असलम भाई, आपको अनम्यूट दिया है। आप बात करना चाहेंगे इसी सक्सेस के ऊपर जो मैंने बातें की हैं, इसकी रोशनी में अगर कुछ चंद अल्फाज आप कहना चाहें तो प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, जी जी बहुत शुक्रिया। जी 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 भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर अपॉर्चुनिटी।
आज आपने बहुत ही वाज़ह तरीके से और बड़े आसान अल्फाज में सक्सेस को जो है वो डिस्क्राइब किया है। और नो डाउट कि इनोवेशन फैक्ट्री के 3 साढ़े 3 साल की जो जर्नी है उसमें हमारे दोस्तों ने, हमारी कम्युनिटी में बेशुमार लोगों ने एक अच्छी जो है सक्सेस है उसको उन्होंने अचीव किया, और जो उन्होंने गोल सेट किए थे उनको अचीव किया। इसमें बहुत सारी मिसालें हमें मिलती हैं। सो आज जो आपने इस तरीके से आपने आसान अल्फाज में और इस तरीके से आपने बताया कि अगर आपने सक्सेस लेनी है तो टारगेट कैसे सेट करना है वो आपने चीज बताई। और वैसे भी अगर देखा जाए तो हमेशा कामयाब इस तरह की चीजें वही इंसान, वही शख्स बता सकता है जो इस तरह की चीजों से गुजर के आया हो, जिसका एक एक्सपीरियंस हो। सो हमें ये बड़ा प्राउड फील होता है जब आप इस तरह की चीजें, एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कम्युनिटी को जो है वो मोटिवेट करते हैं, कम्युनिटी को वो अपने सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो आप बता रहे होते हैं। सो बहुत अच्छी चीजें हैं। मैं अपने जितनी भी हमारी कम्युनिटी इस वक्त हमारे साथ है, सो मैं उन तमाम दोस्तों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज का जो लेसन था उस लेसन को जो है वो जरूर इम्प्लीमेंट उसके ऊपर करें, और एक टारगेट जो है वो टारगेट सेट करें, और उन टारगेट्स को सेट करके फिर उसको अचीव करने के लिए थोड़ी जद्दोजहद करें, कोशिश करें। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन वो आप उस सेट किए हुए टारगेट्स को एंजॉय करेंगे। तो और वो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हमारे सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हुए उस सक्सेस को हम हासिल कर सकते हैं। जी तो थैंक बहुत यू। जबरदस्त है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी थैंक यू असलम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और शिवेश कुमार जी हैं, शिवेश जी मैंने आपको अनम्यूट दिया है, प्लीज आप इस मौजू पे कुछ रोशनी डालना चाहें तो। थैंक यू सर, थैंक यू। जी पूरी कम्युनिटी को बहुत बहुत बधाई। एक्चुअली क्या है कि आज एक्चुअली कल शिवरात्रि है और आज मैं शिवरात्रि की शॉपिंग में था। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने कई बार कहा है कि लखपति और करोड़पति बनने से पहले एक अच्छा पति भी बनना जरूरी होता है। तो वो सारी चीजें करते रहनी चाहिए अपने जीवन में। और आप अपने जीवन को जिस अकॉर्डिंग गोल सेट करेंगे ना, बस आप सेट कर लें किसी तरह से। ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो अपना गोल ही नहीं सेट कर पाते हैं। ज्यादातर लोगों को बोल दो, अगर सामने से पूछ लें आप किसी को करोड़पति बनना चाहेंगे, तो अचानक उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, एक हंसी की आवाज आती है और पता चलता है कि ये बंदा तो करोड़पति बनना ही नहीं चाहता, और या इनको विश्वास है कि ये करोड़पति बन ही नहीं सकते। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप अपने सक्सेस के सबसे बड़े जो दुश्मन होते हैं ना, आप खुद होते हैं। तो जिस दिन आपको ये बिलीव हो जाएगा ना कि आप करोड़पति बन सकते हैं, तो डेफिनेटली आपकी एक्टिविटीज, आपके जो भी काम हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होने लग जाते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में लग जाती है। और ये सिर्फ कहने सुनने डायलॉग की बात नहीं है, प्रैक्टिकली है ऐसा ही। किसी ने कहा तो हवाई जहाज उड़ा दिया, किसी ने कहा रात में सूरज उगाएंगे तो उन्होंने बल्ब बना दिया। तो कई चीजें जो लोगों को लगता है कि प्रैक्टिकल नहीं है, तो जो लोग बोल रहे होते हैं ना, उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ चल रहा होता है। ठीक वैसे ही जब हम लोग इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में बात कर रहे थे कि प्रोजेक्ट आएगा, यूटिलिटी आएगी, तो उस समय भी मजाक लग रहा था कि पता नहीं ये कौन सी स्टोरी बना रहे हैं और चल रहा है स्टोरी। बट फ्रेंड्स, आप सभी दोस्त आज देख पा रहे हैं कि किस तरह से यूटिलिटी आ गई है। और अब देखना यह है कि आप लोग उस यूटिलिटी को कैसे यूज करते हैं अपने लाइफ में। ठीक है। तो पहली बार क्रिप्टो यूटिलिटी के साथ आप लोगों के बीच में आ चुकी है। तो ये बातें क्या थी 3 साल पहले? सिर्फ स्टोरी थी कि हाँ भाई होंगी होंगी, देखते हैं क्या होगा कैसे होगा। बट धीरे धीरे उन चीजों को हम लोग प्रैक्टिकल होते देख रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों सक्सेस के लिए कि आप डिसाइड कर लें कि आपको सक्सेसफुल होना है। प्लेटफॉर्म आपको अपने आप मिल जाएगा। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो प्लेटफॉर्म ज्यादा कठिन हो, आप समझ लें कि सक्सेस वहां से आना उतना ही आसान होता है। तो थोड़ी कठिनाइयों का सामना करने का यदि आप आदत डाल लेंगे, तो आपके पास सक्सेस के जो आने का जो रेशियो है, जो संभावना है, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आप सभी दोस्त जानते हैं कि मुश्किल रास्तों पे चलने वाले कुछ लोग होते हैं। वो रास्ता सुनसान होता है, थोड़ा वीरान होता है, कम लोग होते हैं। बट सक्सेस उधर से जाता है। क्यों? क्योंकि उस रास्ते पे सब लोग होते नहीं हैं। तो वहां पर ट्रैफिक कम होता है और आसानी से आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने लिए सक्सेस की प्लानिंग करें, आप ये डिसाइड करें कि हाँ आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप सभी लोग जानते हैं कि सफलता त्याग मांगती है, पेशेंस मांगती है, टाइम मांगती है। ये सारी बातें आप लोग कई तरह की मीटिंगों में ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो उन सारी चीजों को फॉलो अप करते हुए अपने वर्क पे फोकस करें, सक्सेस आपकी है। थैंक यू सर। थैंक यू।